नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत सहयोगी अनुदेशन कोलैबोरेटिव टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सहयोगी अनुदेशन शिक्षण अधिगम का एक अहम भाग है। सहयोग आवश्यक रूप से एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जहां अध्यापक मिला जुला अर्थ एवं मिला जुला कार्यक्रम विकसित करता है और एक सहयोगात्मक ढंग से उसे लागू करने का प्रयास करता है। यह केवल सकारात्मक वार्तालाप, सलाह मशवरे और संचार से ही हासिल किया जा सकता है। वास्तव में कोई भी सहयोग उच्च किस्म की सलाह और संचार पर निर्भर करता है। सहयोग परस्पर समझ का परिणाम होता है। सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग कक्षा से बाहर अध्यापक द्वारा बच्चों की आवश्यकता पूर्ति के लिए योजना बनाने से संबंध रखता है। सहयोगी सलाह समकक्ष सहयोग और अध्यापक सहयोग की टीमें अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में हैं। सहकारी शिक्षण और सहशिक्षण या समूह शिक्षण प्रत्यक्ष सहयोग से संबंध रखते हैं। अगर बात करें सहयोग की आवश्यक शर्तें, तो उनमें किसी सहकर्मी के सहयोग किसी भी स्तर या उद्देश्य को लेकर हो सकता है। योजना, समस्या निदान, अनुदेशन या फिर मूल्यांकन। सहयोग स्वैच्छिक होना चाहिए। लोगों को मिलने हेतु तो बाध्य किया जा सकता है, पर वास्तविक सहयोग के लिए नहीं। सहयोग का अर्थ होता है एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक समूहों का एकत्रित होना या इकट्ठा होना। सहयोग सहभागियों के मध्य सामंजस्य की मांग करता है। सहयोगी टीम के सभी सदस्यों को एक समान समझा जाना चाहिए। यह टीम के सभी सदस्यों में विचारों एवं सूचनाओं को प्रदान, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने की आज़ादी को प्रोत्साहित करती है। सहयोग पारस्परिक सहमति के उद्देश्यों को का अर्थ रखता है। सहयोगात्मक टीम के सभी सदस्य एक स्पष्ट उद्देश्य या उद्देश्यों को लेकर इकट्ठे कार्य करें। सहयोग को साझा उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं साझे संसाधन होने चाहिए। सभी सदस्य एक सहमतिपूर्ण उद्देश्य या ध्येय तक पहुंचने की प्रक्रिया के भाग होने चाहिए। इससे फैसले को मदद और क्रियान्वयन को ताकत मिलेगी। टीम के सभी सदस्यों को सफल या असफल परिणामों के सामूहिक रूप से जिम्मेदार समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी भी फैसले की सफलता या असफलता को सभी टीम सदस्य मिलकर बांटें। ये जो शर्तें हैं, इनसे भी अगर अलग देखा जाए तो कोई अध्यापक एक दूसरे में गलती खोजने वाली प्रकृति का
नहीं होना चाहिए। यह सुझावों और विचारों का नकारात्मक विश्लेषण करने वाला नहीं होना चाहिए। टिप्पणियाँ अगर कोई हैं तो सकारात्मक और टीम की सहायता एवं सहयोग करने वाली होनी चाहिए। अगर सहयोग उपागम में देखा जाए तो विचार है सहयोगात्मक सलाह, जिसमें अध्यापक की विशेष शिक्षा अध्यापक से सेवाओं के लिए अनुरोध करता है। समकक्ष सहयोग नियमित शिक्षक अध्यापक कक्षा की समस्याओं के निदान हेतु सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अध्यापक सहयोगी टीम अध्यापकों की एक टीम नियमित शिक्षा अध्यापकों की मदद करती है। सहकारी अनुदेशन सामान्य और विशेष शिक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को सीधे शिक्षा देने हेतु इकट्ठे कार्य करते हैं और ये बच्चों से चारों ही अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होते हैं। अब बात करते हैं सहयोगी अनुदेशन के लाभ। उन विचारों का विकास जिनके विषय में अध्यापक ने कभी सोचा भी नहीं, उन्हीं संसाधनों का सदुपयोग जो उनके पास है ताकि मांग का दबाव उन पर न बढ़े। एक अध्यापक अन्य की पाठ्य योजना या लेसन प्लानिंग के विचार और प्रारूप का प्रयोग करके समय और मेहनत बचाता है। एक अत्यधिक आनंददायी और सामाजिक योजना का अनुभव, सहयोगी संचार तंत्र का विकास, पड़ोसी कक्षा में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में समुचित जागरूकता, संदर्भ विशेष में सहयोग, समस्या निदान में सहयोग। अब बात करते हैं समझ का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बालक अपनी सीमित शक्तियों से अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। जब बालक अपनी अनुभूतियों या एक्सपीरियंसेस को शब्दों में अभिव्यक्त करने लगता है और वस्तुओं को उनके नाम से पुकारने लगता है, तो हम कहते हैं बालक में समझ या अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। प्रारंभ में बालक को प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन होता है, अर्थात बालक वस्तु और व्यक्ति आदि का प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त करता है। जब तक वह वस्तु का अर्थ नहीं समझता, परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण के बल पर बालक परिस्थिति जन्य उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति कोई अनुक्रिया या रेस्पॉन्स अवश्य दर्शाता है। उसे अभिव्यक्त कर सकने की क्षमता से ही अंडरस्टैंडिंग या समझ का विकास शुरू होता है। प्रारंभ में शब्दों का अर्थ तभी समझते हैं जब शब्दों का संबंध किसी वस्तु, विचार या अनुभव या एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाता है। जैसे माँ शब्द बच्चे के लिए प्रारंभ में ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, परंतु जब माँ शब्द का संबंध माता से जुड़ जाता है, अर्थात बालक को दूध खिलाने वाली, प्यार करने वाली, सुरक्षा देने वाली स्त्री ही माँ है, तब बालक माँ का अर्थ समझता है। समझ या अंडरस्टैंडिंग का आधार
वे उपयुक्त शैक्षिक अवसर या अनुभूतियाँ एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें बालक शब्दों या वाक्यों में अभिव्यक्त किया करता है। समझ के विकास का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शिक्षा के समुचित अवसर बालक की समझ में सहायक सिद्ध होते हैं। एक ही परिस्थिति या उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति सभी समान अनुक्रियाएं व्यवहार नहीं दर्शाते। जैसे कुत्ता एक बालक के लिए खेलने का साधन बन सकता है, किंतु दूसरे के लिए वह भय का कारण हो सकता है। इसलिए बालक किसी भी उद्दीपन के प्रति कभी भी समान अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं करता। बच्चों को यह सिखलाना चाहिए कि वह किसी वस्तु की निजी व्याख्या पर ही आधारित ना रहे, वरन उसे दूसरों की दी गई व्याख्या और निष्कर्षों को भी जानना और अपने अनुभव में लाना चाहिए। समझ से विकास और उचित व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है कि बालक दूसरों के प्रति या दूसरों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में लाए। समझ का आधार प्रत्यय कॉन्सेप्ट होते हैं। जब तक बच्चे में प्रत्ययों का निर्माण नहीं होता, उनकी समझ का विकास नहीं होता। हमें बच्चों के प्रत्ययों को समझना होगा। तो ये था समझ का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सहयोगी अनुदेशन कोलैबोरेटिव टीचिंग। धन्यवाद।